अगर मैं आपको हालत ज़ार बताऊं ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैं उन सरकारी अस्पतालों में जाके रिपोर्ट करती रही हूँ। अल्लाह ना करे कि कभी किसी को कराची के सरकारी अस्पतालों में जाना पड़े। ऐसे ऐसे मरीज मैंने वहाँ पर देखे हैं, क्योंकि वो इलाज नहीं करवा सकते। वाज़े तौर पर उनका इशारा था कि वो शायद हम जाना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा जी हमें शेख रशीद को या आज़म स्वाति को हमें दोनों को भेजना चाहिए। अब वो भी तंग आके कह रहे हैं असद कैसर साहब कि जी हुकूमत का रवैया गैर आईनी है, ऐसे माहौल में यकजहती का सवाल ही पैदा नहीं होता। जेल हुकाम में से एक आम शख्सियत ने बताया कि उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट के जिम्मेदारान थे कुछ, उनकी जानिब से जेल में ये हुक्म दिया गया था और इस्टेब्लिशमेंट के मातहत इदारे के कुछ लोग वहाँ पर ड्यूटी देते थे सिर्फ ये देखने के लिए कि मियां नवाज शरीफ के ऊपर पुलिस सख्ती ना करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि तुर्की और शाम में खौफनाक जल्जिले ने तबाही मचा दी है। 7.8 शिद्दत के जल्जिले से सैकड़ों अफराद जाँ बहक और हज़ारों जख्मी हो गए हैं। सुबह 4 बजे आने वाले जल्जिले के झटके एक मिनट तक महसूस किए गए, जबकि आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि 1939 के बाद मुल्क में आने वाली ये सबसे बड़ी आफत है, जिसमें 3000 के करीब घर तबाह हो गए हैं। यही हालात शाम के भी हैं। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम तबाही मचा रहा है। इक़्तिदार की हवस ने मईशत का कबाड़ा कर दिया है। महंगाई ने आवाम का जीना दुश्वार कर दिया है। बेरोजगारी का तूफान अलग तबाही मचा रहा है। दहशतगर्दी की लहर फिर सर उठा रही है, मगर हुकूमत की मैं ना मानो की तकरार जारी है और पूरी तवज्जो सिर्फ 2 कामों पर है। एक तो वो दो काम है अपने मुकदमात ख़त्म और मुखालफिन पर झूठे सच्चे मुकदमे कायम करके इन्हें गिरफ्तार करने पर। दावा यह किया जा रहा है कि पीटीआई दौर में पीडीएम रहनुमाओं को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। सवाल यह है कि अब आप लोग क्या कर रहे हैं? साबिक हुकूमत के दौर में करप्शन पर मुकदमे दर्ज होते थे। ये हुकूमत तौहीन हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, तौहीन बिलावल और जरदारी पर बगावत और गद्दारी के मुकदमे दर्ज करके मुल्क की कौन सी खिदमत कर रही है? एक तरफ ये इंतकाम जारी है और दूसरी तरफ एपीसी का इंतजाम, जिसे सियासी नाक़िद वक्त के तकाजे से ज़्यादा सियासी तमाशा करार दे रहे हैं। सवाल यह है कि पार्लियामेंट के होते हुए पार्लियामेंट के बाहर एपीसी की क्या ज़रूरत है? अगर कोई फैसला करना है तो पार्लियामेंट करे। नाक़दीन का कहना है दुरुस्त है कि हुकूमत नाकामियों का मलबा एपीसी पर डालना चाहती है। देखना यह है कि क्या पीटीआई एपीसी में शिरकत करेगी, जिसके रहनुमाओं पर मुकदमे कायम करके इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। हुकूमत के गिरफ्तारियों के शौक को पूरा करने के लिए इमरान खान ने जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान भी कर दिया है। सवाल यह है कि क्या इस तहरीक से निज़ाम मफलूज होगा? हुकूमत इलेक्शन पर राज़ी हो जाएगी? क्या ये तहरीक पीटीआई की सियासी गलती तो नहीं साबित होगी? इसी से हम आगाज़ जान और समीर रिजवान मेरे साथ हैं। सदीक, जो हम देख रहे हैं कि एपीसी बार बार अब तारीख भी आगे हो रही है, कोशिश ये है कि किसी तरह इमरान खान साहब भी आ जाएं, एक गैर रस्मी सी कोई दावत भी दे दी गई है। आपको इसका मकसद क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि ज़्यादातर जमातें तो पहले पीडीएम का हिस्सा हैं, बाहर तो सिर्फ इमरान खान नज़र आ रहे हैं, तो उनका होना क्यों ज़रूरी है इस एपीसी में? सिर्फ इसलिए उनका होना ज़रूरी है कि ये जो सारा इस हुकूमत का गंद है वो इमरान खान पर डाला जा सके, और जो इन्होंने 10 माह में पिछले तबाही और बर्बादी किया उसमें इमरान खान को भी शामिल किया जा सके। सिर्फ इसकी ये वजह, और कोई वजह नहीं है। बात यह है कि हमें ये बताया था कि इमरान खान ना तजर्बाकार है। हमें ये बताया गया था कि इमरान खान से मुल्क नहीं चल रहा, और हमें ये बताया गया था शहबाज शरीफ बहुत तजर्बाकार हैं। हमें ये बताया गया था कि शहबाज शरीफ बहुत ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हमें ये बताया गया था कि जनाब ये नागुज़ीर हैं, इनके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। तो ठीक है, आपने इमरान खान को निकाल दिया, आपने इनको लिया है, इनको एनआरओ दिया, और मुझे बताएं कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हर शहर में जा रही हैं, मुल्तान, बहावलपुर, हर शहर में, मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज़ साहिबा को क्योंकि ज़ाहिर है इन्होंने ये सारा कुछ ये शामिल थी हुकूमत, वो जो शहबाज गिल को उठाना, जमील फारूकी को उठाना, ये सारे जितने लोगों को उठाया गया, आज़म स्वाति साहब को उठाना, तो इनको चाहिए कि जिसको उठाया गया और उसकी जो है वो उनको नंगा करके करंट लगा के वीडियोस बनाई गई, मरीम नवाज़ साहिबा को वो नंगी वीडियोस चलानी चाहिए अपने जलसों में और बताना चाहिए कि ये हैं वो हमारे जो है वो कारकर्दगी। ये हमने 10 माह में किया है कि हमने अपने सियासी मुखालफिन को, हमने मीडिया को, हमने सोशल मीडिया के लोगों को उठाकर नंगा किया और करंट लगाया। ये देखें वीडियो, यही इनकी कारकर्दगी है। बाकी महंगाई की सूरत हाल हर पाकिस्तानी जानता है, दहशतगर्दी की सूरत हाल हर पाकिस्तानी जानता है। बात यह है कि जिस हुकूमत ने पिछले 10 माह में सिवाय अपनी करप्शन और लूट मार के अलावा, सिवाय अपने आप को एनआरओ देने के, सिवाय अपनी ज़ात के, सिवाय अपने मफाद के कुछ किया ना हो, तो फिर मुल्क यही हालात होने थे
यानी आप 3 फिगर्स देखें उसामा गाजी साहब, कल मैं सुन रहा था शहबाज राना साहब को, $10 अरब एक्सपोर्ट्स कम, जो तखमीना था उससे $10 अरब, $4 अरब तरसीलात ज़र कम या रेमिटेंसेस कम, 14-15 अरब तो ये 2 चीज़ों की मद में हमें जो है वो नुकसान हुए। $15 अरब, मेरी मैथ कमज़ोर है, इसको 270 से ज़रब दे लें और बना लें कि पाकिस्तानी कितने रुपए में कितने अरब बनते हैं, तो $15 अरब से ये नुकसान। मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर फ़रूक सलीम साहब माहिर मुईशत हैं, वो कहते हैं कि इसहाक डार ने जो ये रुपए को फिक्स रखा है, इससे 4-5 माह में $15 अरब का नुकसान हुआ है। ये डॉक्टर फ़रूक सलीम कह रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि सिर्फ एक मद में जो इसहाक डार ने रुपए को फिक्स रखा, $3 अरब का नुकसान हुआ है। डॉलर को फिक्स रखा, $3 अरब का नुकसान हुआ है। कल ही शहबाज राना साहब को सुन रहा था, शहबाज राना साहब और कमरान यूसुफ साहब प्रोग्राम करते हैं, उनको बता रहे थे कि सर्कुलर डेट जो 0 होना चाहिए था इस साल, वो 972 अरब है। 972 अरब उसामा गाजी साहब, 972 अरब, ठीक है। 972 अरब में आप शौकत खानम जैसे 100 हॉस्पिटल बना सकते हैं। 100 हॉस्पिटल आप बना सकते हैं शौकत खानम जैसे, बल्कि 100 से भी ज्यादा बना सकते हैं। आप इससे अंदाजा लगा ले कि 972 अरब से सर्कुलर डेट में जो है वो बना एक साल में। वजह यह है, जब पूरी हुकूमत का फोकस करप्शन और लूटमार पर होगा, एनआरओ पर होगा, अपनी जात और अपने मफाद पर होगा, चोरों लुटेरों डाकुओं को बचाने पर होगा, एक सजायाफ्ता मुजरमा जो उस वक्त थी उनको रेंजर्स की सिक्योरिटी पर देने पर होगा, उनको पासपोर्ट वापस कराने पर होगा, उनको लंदन भिजवाने पर होगा, लंदन में बैठे वो शख्स जो पाकिस्तान आना नहीं चाहता, जो पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानता, उसको पासपोर्ट देने पर होगा। तो फिर यही मुल्क के साथ होना था। और मैं एक चीज उसामा गाजी साहब शुरू में एक चीज अर्ज करता हूँ कि बात लंबी हो गई है, लेकिन आखिरी बात यह है, आज आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने सेनेट में मुशर्रफ साहब के लिए दुआ मग़फ़िरत नहीं होने दी। ये उन तमाम जिंदों के लिए, पूरी ब्यूरोक्रेसी में मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए लोगों के लिए पैगाम है कि आप आज मुशर्रफ साहब की तनकीद अगर हो रही है तो क्या हो रही है कि उन्होंने एनआरओ दिया था इन लोगों को, जो बेनिफिशरी हैं मुशर्रफ साहब के, जिनके मोहसिन थे मुशर्रफ साहब, आज उन्होंने अपने मोहसिन के लिए दुआ मग़फ़िरत नहीं होने दी। ये सब जिंदों के लिए पैगाम है कि लोग भी आपके खिलाफ होंगे, कौम भी आपके खिलाफ होगी, और ये आपके साथ ये करेंगे जो इन्होंने मुशर्रफ साहब के साथ किया है, जो सबसे बड़े मोहसिन थे। मुशर्रफ साहब इनको एनआरओ ना देते, आज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उम्र कैद काट रहे होते, जेलों में होते। आज मरियम नवाज पता नहीं छोटी मोटी मुलाजमत कर रही होती, जिनके साथ इस वक्त पूरे पाकिस्तान के इदारों की सिक्योरिटी चलती है, साथ वो जहाँ जाते कि चोर डाकू लुटेरा ना कह दे। अच्छा, अब सिद्दीक जान, जिस तरह आपने बात की नुकसानात की, शहबाज राना साहब को आपने कोट किया, और जाहिर है कि वो इमरान खान के दौर में भी उन पर तनकीद करते थे, तो ये जो $14 अरब की बात की है, ख़ुद एस्टीमेट जो IMF को दिए हैं कि जी इतना हमने नुकसान उठा लिया, एक साल के एस्टीमेट थे एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस में, तो ये लगभग जो मैंने एक रफ सा आइडिया लगाया 4000 अरब रुपया बनता है। 4000 अरब रुपया उसका नुकसान एक साल में इस हुकूमत ने कर दिया है। अब सुनिए, क्या ये वजूहात हैं कि अब मामला संभल नहीं रहे? फाइनेंशियल टाइम्स लिख रहा है कि पाकिस्तान दिवालियापन से बच नहीं सकेगा, अगर हमारे कर्जे रीशेड्यूल नहीं होते तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सब बातें लिखी जा रही हैं। अब उस दौरान में APC हमारे प्रोग्राम में असद कैसर साहब आए, सिद्दीक जान आपको भी याद होगा, और वो कह रहे थे जी अभी फैसला नहीं, हम कह रहे थे कि जी आपकी तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि इनकार है APC में जाने से, वो कह रहे थे अभी फाइनल डिसीजन नहीं है। वाज़ेह तौर पर उनका इशारा था कि वो शायद हम जाना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा जी हमें शेख रशीद को या आज़म स्वाति को, हमें दोनों को भेजना चाहिए। अब वो भी तंग आके कह रहे हैं असद कैसर साहब कि जी हुकूमत का रवैया गैर आईनी है, ऐसे माहौल में यकजहती का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या ये गिरफ्तारियों की वजह से समय आपको लगता है कि जो मुकदमात और जिस तरह के बंद रहे हैं, सबको पता है कि वो शराब का, नशे का, असलहे का, इस तरह के मुकदमात बंद रहे हैं जो अदालतों में जाकर अदालतें भी तंग आ रही हैं कि हो क्या रहा है, कभी कराची में कभी वहाँ जगह पर मुकदमा कर दो। तो ऐसे माहौल में तो ये शायद हुकूमत के लिए या अजीब सी बात होगी कि जनाब वो कहें कि हाँ जी आ जाएं। ये सिर्फ एक ज़ाहरी तौर पर कह रहे हैं ताकि मलबा डाला जा सके। देखिए APC हमने बुलाई थी, हालात मुल्क के माशी भी, अमन अमान का भी, तो इमरान खान आया नहीं जी। सामा हुकूमत ने मजाक बना के रखा हुआ है, ट्वीट पे वो लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, हद होती है। यानी कि फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है वो तो लगता है इस मुल्क से ख़त्म ही हो गया है। चाहे वो सियासतदान हो, चाहे सहाफ़ी हो, आप हो, मैं हूँ, या कोई भी शख्स हो, अगर वो कोई ट्वीट कर रहा है भाई, वो उसकी ज़ाती राय हो सकती है। वो अगर लिख रहा है कहीं पर या कहीं पर कुछ बोल रहा है तो आप उसकी राय का एहतराम नहीं कर सकते हैं, तो कम अज़ कम गिरफ्तार तो ना करवाएं ना। ये कौन सी गिरफ्तारियाँ, जिस तरह आपने कहा कि खुद हैरान और परेशान है हमारा अदालती निज़ाम भी कि भाई किस किस्म के
केसेस आ रहे हैं कि किसी शख्स ने कहीं पर कोई इंटरव्यू में बात बोल दी तो गिरफ्तार कर लो, किसी ने ट्वीट कर दिया तो गिरफ्तार कर लो। ये फिर मवाजना नैब जो केसेस हैं उनसे करते हैं। भाई नैब के केसेस को पीटीआई ने नहीं बनाए थे, ये आप दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए थे और उन पर आप लोग जो हैं वो गिरफ्तार भी हुए, उस पर सारी जो है वो चीज़ें भी चलती रही। वो एक अलग बात है कि नैब प्रोसिक्यूशन वीक थी, जिसका बार बार हम कहते रहे। और अभी भी सूरत हाल ये है जो अभी सिद्दीक ने कही, वो मैं बिल्कुल उनकी बात से एग्री करती हूँ कि अपनी नाकामियों का मलबा ये डालना चाहते हैं पीटीआई पर, जो कि डाल भी रहे हैं। मतलब अभी आप देखें शुरू से ही डाल रहे हैं। अगर उन ये बात करें जी महंगाई हुई है तो कहेंगे कि ये 1400 अरब का खसारा गैस में सेक्टर में छोड़ के गए इसलिए महंगाई हुई है। डॉलर की बात करें तब भी इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में जब आप सिर्फ इल्ज़ामात की सियासत कर रहे हो, ट्वीट्स पे लोगों को उठा रहे हो, इंटरव्यूज़ पर अगर कोई बात कह दी तो उठा रहे हो, गिरफ्तार कर रहे हो, तो कैसे एपीसी में बैठ के बात हो सकती है? और अगर एपीसी में बात करनी भी है तो मुद्दा रखें और उसमें आपका पूरा एक एजेंडा होना चाहिए, आपका रवैया होना चाहिए, आपके अंदर कितनी संजीदगी है उसामा हुकूमत में मैं कह रही हूँ वो नज़र भी आनी चाहिए। अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी हम जेल भरो तहरीक का आगाज़ करेंगे तो मरियम ये कहती हैं कि ठीक है भाई ज़मान पार्क से आगाज़ कर लें। तो जब आपका ये रवैया होगा और आपका ये तरीक़ेकार होगा फिर आप ये कहेंगे कि आप तो एपीसी में आना ही नहीं चाहते, आपकी सियासत हमें नज़र आ गई, आप कितने संजीदा हैं दहशतगर्दी के मसले को लेकर। एपीसी में अगर इमरान खान बैठ भी जाते हैं, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, तो उसामा संजीदगी तो नज़र नहीं आ रही ना हुकूमत की, ना ही मईशत के मामले में, ना ही अमन अमान के मामले में, ना ही आवाम को रिलीफ देने के मामले में, ना ही दहशतगर्दी का मसला हल करने के मामले में, ना ही बैठकर तमाम जमातों को एक मेज़ पर इकट्ठा करने के मामले में। सिर्फ और सिर्फ ये इल्ज़ामात की सियासत हो रही है, इसकी टोपी उसके सर, बस ये घुमाया जा रहा है और तो कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा सिद्दीक जान, एक अब हमारी टॉप स्टोरी है, इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया कि जी सब तैयार रहें। अब दूसरी तरफ मरीम साहबा चैलेंज, आओ हम तो चाहते हैं कि शुरू करो जेल भरो तहरीक। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अब मैं इलाज करूँगा जेल में, एक दफ़ा आओ तो सही। उधर नासिर हुसैन शाह साहब का मैं बयान देख रहा था, वो सिंध के वज़ीर हैं, वो कहते हैं जी हमने इस्लाह सेंटर बनाए हुए हैं जेल, यहाँ आएंगे तो इनकी इस्लाह करके हम इनको वापस भेजेंगे, एक दफ़ा यहाँ आएँ इनको हम गिरफ़्तार करते हैं। तो हुकूमत तो जैसे चाह रही है कि ये जेल भरो तहरीक का कोई आगाज़ हो जाए, कुछ इस तरह इमरान खान साहब कर दें। तो क्या इमरान खान साहब ये फिर कोई गलती कर रहे हैं कि इस तरह का ऐलान करके, चूँकि हुकूमत ये कह देती है कि जी ये तो इमरान खान की अपोजिशन की वजह से सारे मुल्क के हालात ख़राब हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा, ये सारा इमरान खान का किया धरा है। यानी तमाम मसाइल का जो वो बताते हैं कि वजह है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, उनको किसी तरह से, और बार बार कहते हैं माइनस कर दें इमरान खान को, माइनस कर दें तो जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इमरान खान साहब ये जो कह रहे हैं कि जी एक दफ़ा ही शौक़ पूरा कर लें, हम जेल भरो तहरीक करेंगे, आपका क्या ख्याल है कि ये तो ऐसे लग रहा है जैसे हुकूमत का वो शौक़ पूरा करने जा रहे हैं? वो तो चाहते थे, मुकदमा तो बनाते चले जा रहे हैं इन पर। देखिए ये इमरान खान हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे, ये इमरान खान इदारों पर इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और वजह यह है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने कल सरेआम ये इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि इमरान खान मुझे आउट चाहिए सियासत से, मुझे इमरान खान सियासत से बाहर चाहिए। ये कल उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को हुक्म के अंदाज में कहा है और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। जब इदारा कह रहा है कि हम गैर जानबदार हो गए, हम एपॉलिटिकल हो गए हैं, हम न्यूट्रल हो गए हैं, तो मरीम नवाज़ साहिबा इदारे को हुक्म के अंदाज में कह रही हैं कि मुझे इमरान खान सियासत से बाहर चाहिए। तो ये इमरान खान इदारों पर इसलिए दबाव बढ़ा रहे हैं कि क्योंकि इमरान खान भी ये समझते हैं कि इदारे और हुकूमत एक पेज पर है और इमरान खान ये बात जानते हैं कि अगर इमरान खान को नाहिल करवाना है तो हुकूमत के बस की बात नहीं है, हुकूमत नहीं करवा सकती, इदारे करवाएंगे, हुकूमत के कहने पर करवाएंगे, नवाज शरीफ की रजा के लिए करवाएंगे। तो इमरान खान इदारों पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि ठीक है, एक तरफ दहशतगर्दी है, आप उस पर तवज्जो नहीं दे रहे, मईशत है वो आप नहीं देख रहे, इस हुकूमत ने मुल्क के साथ क्या कर दिया है वो आपको नहीं है एहसास। अगर आप मेरे पीछे लगे हुए हैं तो आएँ फिर मैदान में, फिर मैं देने जा रहा हूँ गिरफ्तारियाँ, मेरे कारकुन देने जा रहे हैं गिरफ्तारियाँ, कर लें गिरफ्तार। तो ये बेसिकली इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और इस वक्त सोचना इस्टेब्लिशमेंट ने, देखिए हुकूमत आई थी अपनी ज़ात के लिए, अपने मफाद के लिए, वो अपनी ज़ात के लिए काम कर रहे हैं, अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं। हमारे इदारे ये दावा करते हैं कि वो पाकिस्तान की दिफा का उन्होंने हलफ उठा रखा है, वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर हैं, उन्होंने पाकिस्तान को बचाना है, वो पाकिस्तान को डूबता वो नहीं देख सकते, वो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद होता वो नहीं देख सकते। तो इमरान खान इदारों से मुखातिब हैं कि अगर आप पाकिस्तान के साथ आप समझते हैं कि पाकिस्तान को बचाना है तो फिर ये हुकूमत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते, और ये बात तय है। यानी दो फिगर्स मैंने आपको बताई है ना, ये मेरी तो नहीं है, हमें तो कहा जाता है बोल जी बड़ा खिलाफ है हमारे, ये मैं शहबाज राना साहब की फिगर कोट कर रहा हूँ जो कि इकोनॉमी में जबरदस्त रिपोर्टर हैं। और आपने जैसे कहा कि इमरान खान के दौर में भी तनकीदी और बड़ी इस तरह की स्टोरीज करते थे, वो सिर्फ दो चीज़ों में बता रहे हैं कि क्या हुआ है। और फिर उन्होंने वो जो रोदात सारी बताई है कि IMF के साथ टॉक्स में
एक रिटायर्ड शख्सियत वहाँ पे बिठा दी गई, किसी को नहीं पता कि उसको किसने बिठा दिया, और वहाँ पे उन्होंने दौरान मुज़ाकरात उन्होंने अचानक हाथ खड़ा करके और एक मामले में बिल्कुल अलग तजवीज़ पेश कर दी। तो IMF वाले भी हैरान थे कि यार ये क्या मुल्क है, किस तरह का मुल्क है, क्या कौन चला रहा है इस मुल्क को, क्या निज़ाम है कि एक रिटायर्ड बंदे को वहाँ पहुँचा दिया जाता है और वो जो मंजूरशुदा प्लान है उससे मुख्तलिफ प्लान जो है वो हाथ खड़ा करके बता देता है नंबर बनाने के लिए। तो ये यहाँ पे संजीदगी है इस हुकूमत की। ये हुकूमत अपनी ज़ात के लिए आई थी, अपने मफाद के लिए आई थी, इनसे तो कोई मसला नहीं है, ना इनसे किसी को गिला है। गिला उससे होता है जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ये कर सकता है। इनसे क्या गिला है, इनका तो पहले पता था जिन्होंने आज तक मुल्क को लूटा है वो फिर लूटेंगे, जिनके असासे बाहर हैं, जदादें बाहर हैं, डॉलर्स में इनकी रकमें हैं बाहर, डॉलर ऊपर जाते हैं इनको फायदा होता है, इनकी जदादें बढ़ जाती हैं। जो दो आप फिगर जो बता रहे थे ना, और आपने कहा 4,000 अरब 15 अरब डॉलर, भाई सिर्फ जो हमारे बैरूनी कर्जे बढ़ गए हैं ना डॉलर ऊपर जाने की वजह से, वो 5,200 अरब हैं। 5200 अरब उसामा गाजी साहब, 5200 अरब सिर्फ कर्जे हमारे बैरूनी बढ़ गए इस की वजह से। तो ये सूरत हाल है। लेकिन सदीक जान, एक और बात भी है कि जो आप जिस तरह कह रहे हैं, ये तो हुकूमत ने खुद पिछला बजट खुद दिया, खुद ये एस्टीमेट लगाया, तखमीना लगाया बजट में कि जी इतनी हमारी एक्सपोर्ट होगी, क्योंकि वो पिछले दौर से देख रहे थे, इमरान खान साहब के दौर में ये एक्सपोर्ट जा रही थी जनाब, रेमिटेंस इस तरह थे। उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी हम जो है ना चलो कुछ कम हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएगा, वो स्पीड नहीं होगी उतनी। उनके अदाद शुमार ये दिए हुए IMF को खुद अपने शहबाज राना साहब की जो स्टोरी है उसके मुताबिक, ये कोई इमरान खान ने या सदीक जान या उसामा गाजी सुमैया उनकी तरफ से फिगर्स नहीं आई, ये हुकूमत ने खुद जो IMF को पुट किया है वो बताया है कि जी 14 अरब डॉलर की कमी कर दी हमने। ये पिछले 7-8 महीने में जो अब एस्टिमेट आगे आएगा, यानी 4-5 महीने बाकी हैं, ये पिछला जो माली साल 2023-24 आ रहा है, जो बजट आ रहा है, इसके हवाले से उन्होंने खुद ये बता दिया है कि जो 22-23 गुजरा है उसमें हमने ये कारकर्दगी दिखाई है। लेकिन एक चीज़ सदीक जान कि मरियम साहब तो कह रही है कि हमें तो हुकूमत ही नवंबर के बाद मिली है, तो उससे पहले तो उनके पास कुछ इख्तियार ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो अब फरमाइशें तो वो आप करेंगी ना, फिर हुकूमत तो अब मिली है उनको। देखें, तो तलाल चौधरी भी कह रहे हैं कि हमें तो बहुत सपोर्ट मिल रही है 28 नवंबर के बाद। भाई आपको 28 नवंबर के बाद अगर सपोर्ट मिल रही है तो दिसंबर जनवरी 2 माह गुजर गए हैं ना, 2 माह में तो अब आपकी हुकूमत है ना, 2 माह में आप कह रहे हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट की बहुत सपोर्ट मिली है। तलाल चौधरी और बड़े वो खुश थे, बड़े मशहूर थे इस्टेब्लिशमेंट के, तो 2 माह इस्टेब्लिशमेंट ने जो सपोर्ट दी है इस हुकूमत को, तो बताएं ना फिर 2 माह में अवाम को क्या मिला है। 2 माह में अवाम को पेट्रोल कहाँ पे चला गया, डीजल कहाँ पे चला गया, डॉलर कहाँ पे चला गया, बेरोजगारी कहाँ पे चली गई है, आटा कहाँ चला गया, ठीक है, सूरत हाल क्या है, मुल्क दिवालिया के बिल्कुल करीब आप पहुंचे 2 माह में, जिनमें उनके मुताबिक उनको बहुत सपोर्ट मिली है। क्या ये सपोर्ट आपको इसलिए मिली थी कि आप शेख रशीद को गिरफ्तार करें? ये सपोर्ट इसलिए मिली थी कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार करें, आप इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करें, आप लोगों को डराएं, आप गिरफ्तारियां करें, आप छापे मारें, आप इंसानी हकूक की पामालियां करें? इस चीज़ के लिए आपको सपोर्ट मिली थी 2 माह में। और 2 माह की सपोर्ट में अवाम को बताएं ना, आप तो आपकी हुकूमत है, क्योंकि आप कहते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट दिलो जान से आपके साथ है और आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, तो बताएं ना इन 2 माह में अवाम को क्या मिला, हमारा तो ये सवाल है। बिल्कुल सही। और इसमें सुमैया चंद चीज़ें बड़ी अहम हैं कि अब तो मुकम्मल हुकूमत है PDM की। आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में देखें, कहने को निगरान हुकूमत होगी, लेकिन IG आप देख लीजिए, आज खबर आती है कि जी IG खैबर पख्तूनख्वा जाए, उसको कर दिया जाए तब्दील। पंजाब में हमने बहुत कुछ देखा है, खुद तहरीक इंसाफ कहती है जी हमारी तो कहीं नहीं सुनी गई, किसी भी सेटअप में वो उस तरह से हो नहीं सका, तो मुकम्मल तौर पर अब कंट्रोल है। 300 दिन आज मुकम्मल हो गए हैं मौजूदा ये तजर्बाकार हुकूमत के, और वो जो पुराना पाकिस्तान है जिस पर बिलावल साहब ने कहा था जी वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, उस पुराने पाकिस्तान को 300 दिन हो गए हैं, और ये इतने भारी गुजरे हैं कि 300 के फिगर पर देखें हम, डॉलर पेट्रोल ये सब 300 की तरफ जा रहा है। जब कारकर्दगी ये होगी तो फिर इमरान खान से कहेगा शिकवा, अगर वो जेल भरो तहरीक का ऐलान कर देते हैं, वो कहते हैं जिसकी तैयारी करें, कब तक कभी एक पकड़ा जाता है दूसरा चले, सारे मिलकर ही हम देखते हैं, तो इससे कोई हुकूमत पर आपको दबाव नज़र आता है कि ये जो मसाइल हम आवाम के देख रहे हैं, आवाम तो तंग है कि शायद कुछ लोग ये सोचें कि चलो जेल में ही चले जाते हैं, रोटी तो मिलेगी वहाँ, शायद खुराक तो मिल जाएगी हमें, इतना तो कम से कम हो सकेगा। जो बहुत गरीब आदमी है जिसके लिए आज, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि यहाँ पर अब सब बंद हो गया, वो इमरान खान साहब ने शुरू किया था, बड़ी तनकीद करते हैं कि जनाब ये रोज़गार हमने देना है, हमने कारखाने देने हैं, लंगर खाने नहीं देने, हमने पनाहगाहें नहीं देनी, हमने यहाँ कारोबार, वो सारा कारोबार ही बैठ गया। कोई फैक्ट्री, कोई एक कारोबार इस मुल्क पर इस वक्त देख ले आप, कोई एक इंडस्ट्री जो इस वक्त तबाही के दहाने पर ना हो। तो उसके बाद तो फिर लगता है कि इमरान खान साहब शायद वो ये कह रहे हैं कि अच्छा सारे शौक पूरा कर लें, कोई पकड़ लेंगी बस सबको। हाँ सही बात है ना, आप देखें ना, अप्रैल 2022 जो रिजीम चेंज हुई,
क्या हासिल हुआ मुल्क को, क्या हासिल हुआ आवाम को? क्या उनकी दूध और शहद की नहरें बहने लगी, कारोबार भी बंद हो गए, नौकरियां लोगों की चली गई हैं, पैसा इतना डिवैल्यू हो गया है, लोग परेशान हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। और मरियम साहब बात करती हैं जी हमें डेथ सेल में रखा गया, आपको पता चले ज़रा दिखाएं उनकी शाहाना जहाँ पर उनको रखा गया जेल, जिस तरीके की शाहाना जेल उनको दी गई, ये तो कभी कोई गरीब तसव्वुर भी नहीं कर सकता, बल्कि किसी सियासतदान को ऐसी जेल में नहीं रखा जाता जैसी जेल उनको और मियाँ साहब को दी गई थी। और फिर वो डेथ सेल की बातें करती हैं कि जी डेथ सेल में रखा गया, वो डेथ सेल की सारी तस्वीरें सबके पास हैं। और फिर उसामा बात ये है कि जेल भरो तहरीक, सही बात है, फिर जेल भरो तहरीक की होगी ना, और होगा क्या, गिरफ्तारियां ही होंगी ना, आपने वैसे भी गिरफ्तार करना है, आप वैसे भी तो गिरफ्तार कर ही रहे हैं, आप डाल दें फिर जेलों में सबको, क्योंकि आपने जेल बना दिया है मुल्क को, आपने कुछ नहीं किया। आज मिफ्ता इस्माइल साहब ट्वीट्स कर रहे हैं और पूछ रहे हैं मईशत के हवाले से कोई सवाल करना हो तो मुझसे करिए, तो भाई बताइए कि सवाल करके हम क्या करें? जो आपने किया मिलकर और उसके बाद फिर इसाक डार साहब ने इन 5 माह में किया, उसका हिसाब किताब किससे ले आवाम, किससे पूछे कि आज जो रुपया इतना डिवैल्यू हो गया है, जो पेट्रोल उनको 300 का मिल रहा है, जो आटा नहीं मिल रहा, गैस घरों में नहीं आ रही, बिजली घरों में नहीं आ रही है, लोग रुल गए हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, वो किससे पूछें? आपसे ट्विटर पर सवालात करके पूछें, या इसाक डार साहब को पकड़ लें और उनसे पूछें, या मरियम साहिबा से पूछें कि शहजादी साहिबा आप आ गई हैं तो आप मुल्क और आवाम के लिए क्या लेकर आई हैं, ज़रा बता दीजिए। क्या वो अपने महंगे महंगे कपड़े, अपने जेवरात बेचेंगी और वो आवाम को पैसा देंगी? उसामा, बात तो ये है ना। और जेल भरो तहरीक की जो बात की जा रही है कि वो कहती है जी हाँ ज़मान पाक से शुरू करें, तो आप तो चाहती ही हैं, आपकी तो यही ख्वाहिश है कि एक एक बंदे को पकड़ा जाए और जेल में डाला जाए, क्योंकि आपने पूरे मुल्क को ही जेल करार दे दिया गया है। यहाँ पर ना कोई बात कर सकता है, ना कोई काम कर सकता है, यहाँ कारोबार बंद है, चीजें बंद हैं, तो फिर सबको ही जेल में डाल दें। मैं तो कहती हूँ आवाम को भी डाल दें जेल में, क्योंकि आवाम के लिए आपने इस मुल्क में छोड़ा क्या है, क्या बचा है? जी, मरियम साहिबा ने तो बात ही खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि हम चाहकर भी आपको रिलीफ नहीं दे सकते, साफ कह दिया है कि हमें पता है हर चीज़ महंगी है लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर करने क्या आए थे, या आप किस लिए बैठे हैं अगर आप फिर कुछ नहीं कर सकते? तो ब्रेक लेते हैं जी, न्यूज़ अपडेट्स का वक्त है और उसके बाद बात करेंगे। ये बहुत बात हो रही है कि देखें यहाँ तो जनाब शेख रशीद जो हैं वो दुखी हो गए, फवाद चौधरी जो हैं उनके क्यों आंसू निकल आए बच्चियों को याद करते हुए, हम पर जो गुजरी थी, हम तो बड़े बहादुर थे और बड़ा कुछ था। तो वो ज़रा मवाजना करेंगे कि उनके साथ क्या हुआ, उनके केसेस थे क्या, और आज जो लोग चाहे साफ़ी हैं चाहे सियासतदान हैं उनके खिलाफ केसेस क्या हैं और दोनों के साथ सलूक में फ़र्क क्या है। ब्रेक के बाद पता चला। अब पता चला। इनसाइड स्टोरी पर बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है कि जनाब इतनी गिरफ्तारियां हमने की हैं तो क्यों तनकीद करते हैं। आप देखें कि हमारे साथ भी तो ये हुआ था। पीडीएम के लोग ये कह रहे हैं हमने तो कभी शिकायत नहीं की, हमने तो कोई शिकवा नहीं किया, हमें किस किस तरह के सेल में रखा गया। मरीम साहब ने तो कहा, जिसका सुमैया रिजवान भी जिक्र करी थी, डेथ सेल में रखा गया और हमें पता नहीं किस तरह लाया जाता था, क्या किया जाता था, हम पर बड़े मुकदमात बनाए गए। तो आज जो मुकदमात बन रहे हैं इस पर क्यों इंसानी हकूक़ की तंजीमें आवाज़ उठा रही हैं, इस पर क्यों बार कौंसल्स आवाज़ उठा रही हैं, इस पर सहाफ़ती तंजीमें क्यों आवाज़ उठा रही हैं और अदालतों से रिलीफ क्यों मिल जाता है। हमारी दफ़ा क्या था, हमारी दफ़ा तो बड़े लंबे केसेस चले थे। तो शायद ये भी एक तरीका है लोगों को गुमराह करने का कि केसेस का फ़र्क देखिए। यहाँ पर हमें कहीं तौहीने नज़र आता है जी, सियासतदान किसी सियासतदान की तौहीन कर दी है तो मुकदमा बन रहा है, कहीं यहाँ पर जनाब किसी नशे का मुकदमा बन रहा है, कोई गद्दारी का बगावत का मुकदमा बन रहा है। पहले थे माली करप्शन के, उनमें बड़े बड़े एविडेंसेस, 14 अरब रुपए, मनी लॉन्ड्रिंग, टीटी, सबके सबूत और इतना कुछ था। तो सदीक जान, क्या वाकई बड़ा अजीब सलूक उस वक्त था। कहा इमरान खान साहब कहते हैं जी मेजॉरिटी केसेस तो हमसे पहले के बने हुए थे, हमने तो आखिर इतने केसेस नहीं बनाए, और वो कई साल से चल रहे थे। और ये जो केसेस बनाए गए हैं ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जबकि पीडीएम कहती है कि जो हमारे साथ हुआ वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। ये तो हमारा तो कोई इसमें काम ही नहीं। इलेक्शन कमीशन आज़ाद इदारा है, वो आकर पकड़ता है तो हम क्या करें, कोई और आकर कहता है कुछ गलत बयान दे देते हैं तो हम क्या करें, हमारा तो उससे लेने देने कुछ नहीं। देखें, हमने पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं सुना था कि किसी जज ने किसी मुलजिम की या सज़ा-याफ्ता मुजरिम की ज़िंदगी की ज़मानत उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब से मांगी हो और कहा हो कि बयान अल्फी दें कि इसको मंगल तक जो है वो इसका इंतकाल या इसकी वफ़ात नहीं होगी, इसको खुदा न खास्ता मौत नहीं आएगी। ये हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा देखा कि कोई जज जो है वो हफ्ते और इतवार को अदालतें खोल के और एक सज़ा-याफ्ता मुजरिम की ज़िंदगी की ज़मानत मांग रहे हैं। और इमरान खान साहब ने तो कहा था कि मैं तो अपनी ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दे सकता, तो मैं उसकी ज़िंदगी की ज़मानत कहाँ दूँ। फिर हमने देखा
कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर सैकड़ों अरब का सजा याफ्ता मुजरिम पाकिस्तान से बाहर चला गया और 1 महीने के लिए उसको भेजा गया और कई बरस गुजरने के बाद भी वो नहीं आया। हमने पहली बार देखा कि मरीज के खून के बजाय किसी और जानदार के खून का सैंपल देकर और झूठी रिपोर्ट बनवाकर इतना हाई प्रोफाइल मुजरिम जो है वो पाकिस्तान से बाहर चला जाए। और ये अगर आप देखें कि ये स्क्रीन पे जो आपने आज वो चला भी रहे हैं कि जो मियां नवाज शरीफ जो सजा याफ्ता मुजरिम थे उनको क्या क्या मिल रहा था। अला कमरा दिया गया था, खुसूसी बावर्ची दिया गया था और बेड की सहूलत मौजूद थी, कमरे में कपड़ों की सहूलत मुयसर थी, 3 पंखों की सहूलत थी, टॉयलेट की सहूलत थी, मेज़ कुर्सी की सहूलत थी, अखबार फराहम किए जाते थे और कमरे के साथ लॉन था जिसका वो इस्तेमाल करते थे। वॉक करने के लिए मुनासिब जगह थी, शाहाना खाना था और साथ ही बेटर क्लास में रखा गया था और उसके अलावा हर वक्त डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर मौजूद रहती थी। और आज आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ, जेल हुकाम में से एक अहम शख्सियत ने बताया कि उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट के जिम्मेदारान थे कुछ, उनकी जानिब से जेल में ये हुक्म दिया गया था और इस्टेब्लिशमेंट के मातहत इदारे के कुछ लोग वहाँ पर ड्यूटी देते थे सिर्फ ये देखने के लिए कि मियां नवाज शरीफ के ऊपर पुलिस सख्ती ना करे, कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान के हुक्म पर या इमरान खान ने जो चाहते थे कि इनको सख्त इनके साथ सलूक हो, क्योंकि इमरान खान ये कहते थे कि अगर इनको आपने 5, 6, 7 स्टार होटल वाली सहूलियात देनी है जेलों में तो फिर फ़ायदा, जब तक जेलों में आप इनको आम पाकिस्तानियों कैदियों की तरह नहीं रखेंगे ये कभी लूटा हुआ पैसा वापस नहीं करेंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट के मातहत इदारे के 2 लोग मुख्तलिफ शिफ्टों में वहाँ पर ड्यूटी देते थे सिर्फ ये देखने के लिए, इस चीज़ को देखने के लिए कि कहीं जेल हुकाम इमरान खान हुकूमत के कहने पे मियां नवाज शरीफ के साथ सख्ती ना करें। 2 लोग वहाँ पर ड्यूटी देते थे। आज भी आप उस वक्त के जो जेल हुकाम थे उनमें से किसी को कहें कि वो ऑन रिकॉर्ड आ जाए, लेकिन आपको पता है हमारे ब्यूरोक्रेट डरते हैं, कुछ अर्से बाद कोई को बुक लिखेगा। तो ये बात आज आप नोट करके रख लें मेरी कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात को यकीनी बनाया था कि मियां नवाज शरीफ को तमाम सहूलियात जेल में मिलनी चाहिए। ये वो लाडले थे जो आज कहते हैं कि हम पे बड़ी सख्तियाँ थी, कोई सख्तियाँ नहीं थी। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि इस्टेब्लिशमेंट की मातहत इदारे की ड्यूटी हो वहाँ पर कि मियाँ साहब को कोई तकलीफ नहीं पहुँचनी चाहिए, खाना इनका घर से आना चाहिए और इनको मुकम्मल आराम दे वहाँ पे ज़िंदगी गुजारें। ये वहाँ पे सूरत हाल थी। मरियम साहबा जब नैब की हिरासत में थी इनके पास मोबाइल था और बहुत सी सहूलियात थी, कुछ चीज़ें कहना जो है वो मुनासिब नहीं। अब और ख़ुराक की भी बड़ी सहूलियात थी। आज शेख रशीद साहब कह जी घर से खाना नहीं दे सकते, छुट्टी का दिन है इसलिए आज हम ये देख रहे हैं, लेकिन अब तो सालों हो गए। वो 4 हफ्ते का था मामला नवाज शरीफ साहब के लिए, वो सालों गुजर गए, कभी ये हमने नहीं देखा कि जी आएँ और बताएं कि क्यों नहीं आए। अब तो ये भी नहीं कहते कि उनका कोई ऑपरेशन होना है, कोई टेस्ट होना है, वो तो कहते हैं बस मरियम साहबा कहती हैं कि वो जब चाहेंगे वो आ जाएंगे और इसका मतलब है कोई इलाज, कोई इस तरह का मामला हमें नज़र नहीं आता है। एतजाज़ सब कहते हैं जी सिस्टम के लाडले हैं, जिस तरह केसेस ख़त्म हुए वो एक अजीब कहानी है। और आज आप देखें जो बात आप भी कर रहे थे सदीक के, मुशर्रफ साहब ने दिया इनको NRO और केसेस ख़त्म हुए, बाहर जाने की इजाज़त दी, फिर कहते रहे जी हमने कोई लिख कर नहीं दिया। सऊदी हुकाम फिर आए, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम गारंटर थे, वो सब कुछ हमने देखा। और आज जनरल बाजवा पर फिर तनकीद शुरू कर दी, जबकि वो कहते थे जी वो तो बिल्कुल न्यूट्रल हो गए हैं। जनरल बाजवा ने कोई हुकूमत जिस तरह भी गिर रही थी, कुछ भी था, उनका कोई किरदार नहीं था, किसी काम में बड़े अच्छे थे। आज फिर उन पर तनकीद शुरू कर दी है। ये इनका रवैया कि जो माजी में इनको सहूलियात मिलती हैं बताते नहीं है कि किस तरह बाहर जाने दिया, किसने जाने दिया, वो सब कौन थे, उसका नहीं जिक्र करते। तब एक्सटेंशन भी दी थी, सारा कुछ था। फिर शिकवे और तरह शुरू कर दिए जब देखते हैं कि एक बंदा अब काम का नहीं रहा तो उसके बारे में फिर शुरू हो जाते हैं। अब कहते जी मरीम कहती हैं 5 का टोला था, अब वो बातें करती हैं। तो इतनी जल्दी भूल गए बाजवा साहब को ये सदीक? देखें जब बाजवा साहब ने बताया ना कि कैसे इनको हुकूमत दी गई थी, और देखिए पहले बहुत इनकलाबी बंदी थी मरीम नवाज साहबा। मरीम नवाज साहबा बात ना करें तो बेहतर है, ये ना हो कि फिर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी कोई ना कोई चीज़ जारी हो जाए, क्योंकि CCTV फुटेजेस मौजूद हैं कि शहबाज शरीफ के साथ मरीम नवाज भी जाया करती थी और कहाँ कहाँ जाया करती थी, क्यों जाया करती थी, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ को एतबार नहीं था शहबाज शरीफ पर। मियाँ साहब समझते थे शहबाज शरीफ हाथ कर जाएगा, तो फिर मरीम नवाज साहबा हर मुलाकात में साथ जाती थी और फिर मरीम नवाज साहबा से पूछे कि सिग्नल ऐप पे किससे बात करती थी, किसको अंकल कहती थी, फिर मियां नवाज शरीफ स्काइप पे वीडियो कॉल किसको करते थे। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, लेकिन इनको पता है कि क्योंकि अब सेटअप चेंज हो गया है तो सपोर्ट भी भरपूर मिल रही है, तो इनको पता है कि कोई चीज़ शायद बाहर ना आए,
लेकिन किसी न किसी मौके पे बाहर आ भी जाएगी, क्योंकि मियां साहब वीडियो कॉल पे खुद जो है वो बराह रास्त बातचीत किया करते हैं। अच्छा सुमिया, जो आपने ब्रेक से पहले बात की थी, बड़ा ज़बरदस्त आपने उस बारे में हवाले दिए थे सारे, डेथ सेल और ये सब कुछ, तो मुझे उससे याद है कि इतवार के दिन हमने अदालतें खुलती देखी हैं इस ख़ानदान के लिए, और ये होता नहीं है कि जो मुलजिम है मुजरिम है वो आया भी नहीं और उसको जनाब ज़मानत मिल गई। इतवार को अदालतें भी खुली, जज साहब भी आ गए, वो सब कुछ भी होता है हमने देखा। फिर नैब की पेशी के लिए हमने पथराव भी होते देखा, तो किसी की जरूरत नहीं हुई, उसके बाद आज तक कोई केस नहीं सामने आया। तो और कितनी सहूलतें चाहिए। और फिर ये जो लोग आज गिरफ्तार होते हैं तो उनका मजाक उड़ाना कि देखो ये क्या था, वो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो रुलाने वाली बात पता नहीं किसको कही थी, आज रो रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं कि आज हम मुकदमे बना रहे हैं। ये होती है हुकूमत, ये होता है हुकूमत का नशा कि आज हम केसेस जिस तरह से बना रहे हैं, आज हम जहाँ चाहें। राना सनाउल्लाह साहब एक तो वो तंजीम साजी और वो हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं पार्टी को जगह जगह जाकर, लेकिन साथ ये केसेस बनाने पर बड़े खुश हैं। क्या वो इस बात पर भी खुश हैं कि एक आम आदमी किस तरह रुल रहा है उसामा? क्योंकि जब इस तरह की हाई प्रोफाइल केसेस की समाअत होती है, सिद्दीक ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, उनकी बीट है कि एक आम जो साइल होता है ना, जिसकी छोटी मोटी दरख्वास्तें होती हैं, वो बेचारा रुल कर रह जाता है, उसका उस दिन केस नहीं सुना जाता। कई साइलिन जो होते हैं वो वहाँ पर खड़े रहते हैं और कई कई दिन तक, जब तक हाई प्रोफाइल केसेस की पेशियाँ हो रही होती हैं, ये ट्वीट के नाम पर जो गिरफ्तारियाँ आजकल कर रहे हैं। जब एक अमीर के लिए अलग इंसाफ का निज़ाम होगा, एक गरीब के लिए इंसाफ का अलग निज़ाम होगा, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका मुल्क ऊपर जाएगा, आपका मुल्क तरक्की करेगा? क्योंकि सरकारी ओहदा जिसके पास होता है उसको बेटर क्लास मिलती है, यानी कि बी क्लास मिलती है, टीवी भी होता है, फ्रिज भी होता है, बेड भी होता है, टहलने के लिए लॉन भी होता है, कपड़े रखने के लिए अलमारी भी होती है। लेकिन एक गरीब आदमी जो शायद सिर्फ कोई छोटी मोटी चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा जाता है, मैं कातिल की बात भी नहीं कर रही, वो पकड़ा जाता है, कातिल तो आज़ाद घूम रहे हैं, तो उसको ऐसी जगह पे रखा जाता है कि जहाँ रखने का, कोई बैठने का, रहने का तसव्वुर नहीं कर सकता। उसामा, जेलों में आपका भी जाना हुआ होगा, हम सब ने जेलों की सूरत हाल कवर की है, तो हम जानते हैं कि जेलों की सूरत हाल कैसी होती है। ऐसी नहीं होती जैसी शाहना जेल इन लोगों को मिलती है, बिल्कुल नहीं होती। एक छोटा मोटा चोर भी होता है ना, एक शीरख्वार बच्चे की खबर बताऊं, आज एक शीरख्वार बच्चे पर मफरूर होने का इल्ज़ाम लगाया गया, उसको मुजरिम करार दे दिया गया। इस मुल्क में दूध पीते बच्चे को मुजरिम करार दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसकी माँ के साथ जेल में डाल दिया जाता है। भाई वो भी किसी का बच्चा है, उसकी भी माँ है, वो भी एक औरत है। बहुत सी औरतें हैं, औरतों की जेल है, बच्चों की जेल है, देखिए वहाँ पर वो कैसे रहते हैं। अगर मियाँ साहब कभी जाएं तो शायद वो देख भी ना पाएँ। तो बात यह कि उनको क्या इस चीज़ से खुशी मिलती है? अपने जो मुखालिफिन हैं उनको जेलों में डलवा के तो उनको ज़रूर खुशी और इत्मीनान और सुकून मिलता होगा, लेकिन वो लोग जिनकी वो बातें करते हैं, जिनके लिए वो वोट मांगते हैं, जिनसे वो वोट मांगते हैं, क्या उनको भी इसी तरीके से सड़ते हुए, रुलते हुए, जलील ख्वार होते हुए उनको खुशी मिलती होगी? ज़रा कोई पूछे तो उनसे। अच्छा, अब तो ये हम ट्रीटमेंट के फ़र्क की बात करें, क्या केसेस थे, वो करप्शन के थे, वो माली मामलात के थे, आज गद्दारी के हैं। लेकिन एक और बड़ा अजीब मामला है, बड़ा दुख हुआ ये सारी ख़बर मुझे पढ़कर कि अब हेल्थ कार्ड भी बंद कर दिया गया है। और ये गरीब को एक सहूलत थी, वो अपना इलाज करवा सकता था किसी भी हॉस्पिटल में जाकर, अब वो भी उससे छीन लिया गया है कि जी इतनी रकम नहीं है। लेकिन मरियम साहबा की छोटी सी सर्जरी भी हो तो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। अब गरीब आदमी क्या करे, कहाँ जाए? ब्रेक के बाद बात करें। अब पता चला। अब पता चला। हेल्थ कार्ड एक बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था पाकिस्तान में। पहली दफ़ा इस तरह यूनिवर्सल हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट आया और इंश्योरेंस थी कि कोई भी ख़ानदान साल में 10 लाख रुपए तक इलाज किसी भी हॉस्पिटल में करवा सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में आ सकता है। उसके बाद हमने देखा खुद मेरे मुशाहिदे में, मेरे इर्द गिर्द के लोग, रिश्तेदार, अजीज़ व अक़ारिब, दोस्त अहबाब में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सहूलत से फ़ायदा उठाया। यानी मुकम्मल ऑपरेशन जो है 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा। ये सब कुछ होने लगा, गरीब से लेकर मुतवस्सित तबका हर कोई इससे फ़ायदा उठा रहा था। और इससे सरकारी अस्पतालों पर भी बोझ कम हो रहा था कि आप चाहें तो सरकारी अस्पताल में इलाज करवाएं, चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं। लेकिन अब वफाकी हुकूमत ने यह काम किया है, कारकर्दगी है कि इस सहूलत को बंद कर दिया है। और वजह ये बता रहे हैं कि जनाब इस पर फिर अरबों रुपया खर्च होता है, जा सकता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या गरीब ही मिलता है आपको, लोग ही मिलते हैं कि यहाँ पर ख़र्चा आपको नज़र आता है
क्यों पार्लियामेंट हाउस के खर्चे कम नहीं हो सकते? उन पार्लियामेंटेरियन को क्यों यह सहूलत है कि उनका इलाज बाहर हो सकता है और उसका खर्चा भी जनाब गरीब आदमी उठाएगा? प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा क्यों गरीब आदमी उठा रहा है? उसका क्यों टैक्स से पैसा जा रहा है? महल्लात जो हैं फिर वो क्यों नहीं बेचे जाते? अफसरान की गाड़ियां हैं, पार्लियामेंट के लोगों के पास, काबीना के लोगों के पास जो सहूलियात है, गाड़ियां हैं, घर हैं जनाब, पार्लियामेंट लॉजेज हैं, इनको क्यों नहीं बेच दिया जाता? ये सब क्यों नहीं होता अगर रकम नहीं है? सदीक जान, ये गरीब आदमी ही क्यों मिलता है? अगर उसको कहीं से कोई एक सहूलत मिल गई थी, उसको ये पता था, खौफ नहीं था कि चलो अगर बीमार हो गया तो कम से कम इलाज मुफ्त हो सकेगा, या ये नहीं है कि अगर कोई बीमार हो गया तो सारा ख़ानदान कर्ज़ों में डूब गया है और सारी उम्र कर्ज़े नहीं उतार सकता, कि उसको कोई दिल का मसला हो गया, कोई और मसला हो गया, वो भी सहूलत इन्होंने छीन ली है। देखें, मसला यह है कि नहीं पता है कि इस वक्त तमाम कुर्बानियाँ जो हैं वो आवाम से लेनी है, और उस बेहिस आवाम से लेनी है जिसके 24, 30, 36 घंटे बिजली बंद रखो तो उन्हें कोई मसला नहीं है, पेट्रोल और डीजल 35 रुपये बढ़ा दो तो उनको कोई मसला नहीं है, हर चीज़ महंगी कर दो कोई मसला नहीं है, महंगाई 12% से 45% पे ले जाओ उनको कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पे महंगाई ले जाओ उन्हें कोई मसला नहीं है, हर चीज़ में तबाही और बर्बादी ले आओ उनको कोई मसला नहीं है। तो और कुर्बानी लो और इनको नोचो। और ये जो हेल्थ कार्ड को ख़त्म करना है, ये मरियम नवाज़ साहबा की देरीना ख्वाहिश थी, उनकी ऑडियो भी सामने आई थी, क्योंकि ये वो सहूलत है जिससे गरीब आदमी को इतना रिलीफ मिलता है कि गरीब आदमी फिर इमरान खान को दुआएं देता है, फिर गरीब आदमी के दिल में इमरान खान की हमदर्दी पैदा होती है। तो मरियम नवाज़ साहबा को इसकी बड़ी तकलीफ़ थी कि गरीबों को क्यों इलाज मुफ्त हो रहा है, क्योंकि ये नफ़रत करते हैं पाकिस्तान के गरीब लोगों से, क्योंकि ये इनको इस वक्त तो पता है कि इन्होंने अब आवाम की मर्ज़ी से तो आना नहीं है, आवाम के वोट से तो आना नहीं है, इन्होंने तो आना है किसी और के ज़रिए, किसी और की ताकत पे आनी है, किसी और के डंडे से आने। तो ये उन्हीं को राज़ी रखेंगे, आवाम की इनको कोई फिक्र नहीं है। आवाम के लिए एक के बाद एक बुरा फैसला करेंगे और तबाही लाएंगे और बर्बादी लाएंगे और जुल्म सितम करेंगे, क्योंकि आवाम अब मैटर नहीं करती। आवाम के वोट से ना ये आए हैं, ना ये आवाम के वोट से आएंगे, जो इनको लाए हैं वही दोबारा इनको लाएंगे। इसलिए इनका और उनका मामला है, आवाम दरमियान में कहीं नहीं है। और ये अब जो इन्होंने काम किया है, ये बहुत 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 बड़ा जुल्म है। ये पाकिस्तानियों के साथ, पंजाब के लोगों के साथ, KPK के लोगों के साथ बहुत जुल्म है। लेकिन इनको मसला ये है कि भाई सिंध में क्योंकि पीपल्स पार्टी नहीं दे रही, तो पंजाब में क्यों मिल रहा है लोगों को सहूलत? तो बराबर सलूक होना चाहिए ना। अगर सिंध वाले दर बदर हैं, ख्वार हैं इलाज के लिए, और उनके पास पैसे नहीं है, तो पंजाब वालों को ये सहूलत क्यों है? ये तो बड़ी गलत बात है। तो इससे फिर एक और मसला भी होता है कि लोग जो है वो कहते हैं देखें जी पंजाब में सहूलत है, तो ये इमरान खान दे के गया था, सिंध में नहीं है, तो उसे जरदारी साहब को भी नुकसान हो रहा था, बिलावल को भी नुकसान हो रहा था। तो आप चलें, अच्छा हो गया। लेकिन बहुत अच्छा है उस आवाम के साथ जो आवाम इनके हर जुल्म, जबर और तशद्दुद पर, नाइंसाफ़ी पर चुप करके घरों में बैठी है और सह रही है, उस आवाम के साथ ये एक बेहतर सलूक है। सुमिया, यकीनन ये बड़ी दुख की बात है कि एक सहूलत अगर किसी तरह गरीब लोगों को मिली भी थी, इसको और बेहतर करने की ज़रूरत थी, इसमें और चीज़ें हो सकती थी। लेकिन चले अगर मान भी लिया जाए कि आज मुल्क बड़ी मुश्किल सूरत हाल में है और मुश्किल फ़ैसले लेने हैं, तो मेरा सवाल ये है कि ये मुश्किल फ़ैसले गरीब आदमी के लिए क्यों हैं? ये मुश्किल फ़ैसले मतलब प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियाँ बेचते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस को बेचते हैं, आप उनकी क्यों नहीं गाड़ियाँ बेचते? उनका पेट्रोल क्यों नहीं बंद करते? उनसे क्यों नहीं टैक्स ज़्यादा करते? जिनके पास पहले ही मोहल्लात हैं, जिनकी दौलत मुल्क से बाहर भी है, दुबई में जिनके प्लाजे हैं, जिनके पास इतनी ज़्यादा दौलत है, जिनको कोई परवाह नहीं, उनकी तरफ क्यों नहीं ध्यान जाता? उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? यानी नैब की आपने तरमीम करनी है, 1100 अरब रुपए के केसेस आपने मुआफ़ करवाने हैं। एक तरफ वो काम हो रहा है और दूसरी तरफ अगर गरीब के पास सहूलत है, वो 1100 अरब रुपया आप क्यों नहीं ले लेते? उनके पास से लेकर यहाँ दे दें आप ये 400 अरब रुपया, अगर आपको इतना दुख रहा है। यानी कोई अगर चीज़ किसी गरीब आदमी के लिए अच्छी होती है तो उसी के साथ ये होना है। अब अगर ये बिजली का हम सुन रहे हैं जी बढ़ानी है, गैस बढ़ानी है, तो ये सारे जो अशराफिया है या ये अफसरान या जो पार्लियामेंटेरियन, मैंने बताया पार्लियामेंट लॉजेस जाकर आप देखें इंसान दंग रह जाता है। यानी वही अगर आप बेचते हैं, यकीन करें अरब हार रुपया इकट्ठा हो सकता है। अगर इतनी बुरी सूरत हाल आ गई है कि गरीब आदमी का इलाज नहीं आप अफोर्ड कर सकते ये मुल्क, ये हुकूमत, तो फिर यहाँ उससे पहले तो अपने घर तो बेचते ना भाई। क्यों नहीं हो सकता इलाज अफोर्ड? एक गरीब आदमी, एक मुतवस्सित तबके का आदमी, चले मैं ये बात कर लेती हूँ, जब वो उसके घर में कोई बीमार हो जाता है या उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका इलाज बहुत बहुत महंगा होता है, तो उसको कितनी बड़ी सहूलत है उसामा कि वो इस सेहत कार्ड का इस्तेमाल करे और फ्री में इलाज करवा ले। उसका जो प्यारा है वो ठीक भी हो जाएगा, उसके बजट पे बार भी नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं करवा सकता वो?
मरियम साहिबा तो लंदन में जाकर महंगी महंगी सर्जरीज करवा सकती हैं, जिसका खर्चा पता नहीं कितने लाखों पाउंड में होता है। तो एक गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह चंद हज़ार रुपए है, उसको ये सहूलत क्यों मैसर नहीं आ सकती? अगर ये बेहतरीन इक़दाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उठाया था, उसको सियासत से बालातर होकर देखते ना, उसको छोड़ देते कि किसका इक़दाम था। ये एक बेहतरीन इक़दाम था, ये बहुत एहसन इक़दाम था। और मैं आपको यहाँ पर बताऊँ उसामा के अमेरिका में जो साबिक़ सदर बराक ओबामा थे, उन्होंने भी एक ऐसा ही इक़दाम उठाया था और ऐसी ही स्कीम वो लेकर आए थे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए और वो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नून लीग की तरह थे, उन्होंने आते ही इसको बंद कर दिया उस सहूलत को, और ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। लेकिन वो अमेरिका है, वहाँ पर और बहुत सी सहूलियात हैं जो उनके शहरियों को मिलती हैं। हम कराची में रहते हैं उसामा, कराची के सरकारी अस्पतालों की अगर मैं आपको हालत ज़ार बताऊँ ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैं उन सरकारी अस्पतालों में जाकर रिपोर्ट करती रही हूँ। अल्लाह ना करे कि कभी किसी को कराची के सरकारी अस्पतालों में जाना पड़े। ऐसे ऐसे मरीज़ मैंने वहाँ पर देखे हैं, क्योंकि वो इलाज नहीं करवा सकते प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो उन बेचारों को वहाँ पर ख्वार होना पड़ता है। अगर इतनी अच्छी सहूलत थी पंजाब में तो क्यों बंद की? सिर्फ बोगस में आकर, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि ये इमरान खान ने शुरू की थी तो हम तो उसको होने नहीं देंगे। भाई अपने नाम से शुरू कर लेते, आप अपने दिल को सुकून दे लेते, आप कम से कम इसको रहने देते। क्योंकि ये इतनी, आपको पता है उसामा, सबसे महंगी चीज़ क्या है आजकल? इलाज करवाना सबसे महंगी चीज़ है। खुदा ना खास्ता अगर आपका कोई प्यारा बीमार पड़ जाए ना तो उसकी अद्वियात कितनी महंगी हो गई हैं। उन अद्वियात को ख़रीदना, इलाज करवाना, कोई ऑपरेशन करवाना है वो करवाना, आपकी जमा पूंजी ज़िंदगी भर की ख़त्म हो जाती है। और अपने प्यारे को बचाने के लिए आप कहते हैं भाड़ में जाए जमा पूंजी, तो सोचिए कि आपको कितना फ़ायदा होता। लेकिन मुझे लगता है ये जो सिद्दीक ने बात की ना बिल्कुल ठीक की है। इनको वोट नहीं चाहिए, वोट की इज्जत दो वाला नारा ना पुराना हो गया, वो नहीं चाहिए इनको। ना वोट चाहिए ना आवाम चाहिए। अगर चाहिए होते तो ये सहूलत बरकरार रहती, जो नहीं है। क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जब बड़े बड़े शाना खर्च चल सकते हैं सबके, मैं तो मरियम साहिबा की बात करूंगी कि उनके भी चल सकते हैं, कोई सरकारी ओहदा उनके पास नहीं था, उसके बावजूद वो सब कुछ आसाइशें ले सकती हैं, तो एक गरीब आदमी क्यों नहीं ले सकता? क्या कसूर है उसका? मियां नवाज शरीफ साहब जब सऊदी अरब में होते थे तो अमेरिका से उनके इलाज के लिए वहाँ से डॉक्टर को बुलाया जाता था। और ये भी हमने देखा कि ये तो शायद इनका पुराना एक प्लान था। जब ये हुकूमत आई उसी वक्त जो ऑडियो एक सामने आई थी जिसमें वो हेल्थ कार्ड के हवाले से मरीम साहब भी कह रही थी कि इसको तो बंद करना होगा, और शहबाज शरीफ भी शायद इसमें हामी भर रहे थे। तो अब उसको अमली जमा बना दिया गया है, कोई बहाना मिल गया शायद। उस वक्त तो ज़रूरत नहीं थी, अभी तो नए नए आए थे, इन्होंने पहले ही सोच लिया था कि इसको सहूलत को बंद करना है। हमने इस्लामाबाद में देखा वो गरीब रेडी बान, उनके जाकर जनाब वो सारी सहूलत गिरा दी है। तो कुछ भी करना है तो गरीब के खिलाफ ही करना है, ये बड़े दुख की बात है। आप पहले खुद दिखाने कौन सी कुर्बानी दी है, आपने कहाँ पर, ये जिसको कहते हैं बेल्ट टाइट करना, कि आपने कहाँ पर कमी की है, कहाँ कट लगाया है, वो तो पहले लोगों के सामने रखें। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।